अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर से हर टेस्ट में, चाहे वो केमिकेट हो, एमडीकेट हो या नम्स हो, हर टेस्ट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो इस चैप्टर में केमिकेट के रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड में इस टेबल को रखने का मकसद ये है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। तकरीबन हर टेस्ट में और हर प्रोविंस में जब टेस्ट होता है तो इस टेबल से क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होता है। आप जैसे ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर खोलते हैं तो आपको फर्स्ट पेज पे ये टेबल मिल जाते हैं। इस टेबल में बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में मुख्तलिफ कंपाउंड्स का परसेंटेज कंपेयर किया गया है। अब इस टेबल से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस टेबल से कुछ यूँ क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि द मोस्ट abundant कंपाउंड इन सेल, और अगर स्पेसिफाई किया जाए कि इन बैक्टीरियल या मेमेलियन सेल इज़, तो इस सूरत में आपका जवाब होगा वाटर। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए, अगर इसके बजाय आप में इस क्वेश्चन में एक एडिशन की जाए कि द मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर सवाल में इस तरह पूछा जाए कि द मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उस सूरत में भी आपका जवाब होगा वाटर, क्योंकि वाटर इज़ इनऑर्गेनिक। अगर आपसे पूछा जाए कि द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर सवाल में ऑर्गेनिक मेंशन किया जाए, तब आपका जवाब होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज ऑर्गेनिक। देखिए, चाहे बैक्टीरियल सेल्स का पूछा जाए या मेमेलियन सेल का, तो दोनों सूरतों में जो एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है प्रोटीन। बैक्टीरियल में 15% और मेमेलियन सेल में 18%। इसके अलावा इस तरह भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन बैक्टीरियल सेल और व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन मेमेलियन सेल। इसके अलावा इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सेकंड एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म या इन द सेल, तो उस सूरत में आपका जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा आपको ये वैल्यूज़, ये परसेंटेज भी याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इज़ 3% इन बैक्टीरियल सेल एंड 4% इन मेमेलियन सेल। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन पढ़ी है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है दैट इज द सेम एज इन द वाटर, 2:1। तो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इन कीटोन्स द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट। ये क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि कीटोन में डबल बॉन्ड किस कार्बन पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एट द सेकंड कार्बन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट वन। तो आपको पता होना चाहिए कि कीटोन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन में। अगर क्वेश्चन में कीटोन की जगह पूछा जाए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एट द फर्स्ट कार्बन। तो एल्डिहाइड में आपका जवाब होगा फर्स्ट कार्बन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन नेचर इज। देखिए, नेचर में जो सबसे एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन नेचर। और फिर कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज।
फर्स्ट एबंडेंट। सेकंड जो एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो है काइटिन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, इससे ज़रूर क्वेश्चन फ्रेम होता है। और फिर हर क्लासिफिकेशन के जो एग्जांपल्स हैं ये भी आपको आने चाहिए। देखिए मोनोसेकेराइड जो है इसमें इन्होंने मेंशन किया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल यूजुअली नहीं पूछे जाते। मोनोसेकेराइड्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि मोनोसेकेराइड्स में कितने सेकेराइड्स या कितने शुगर यूनिट्स होते हैं। तो मोनोसेकेराइड में एक यानी सिंगल सेकेराइड यूनिट होता है। कितने? एक सेकेराइड यूनिट। इसके अलावा आपको डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल ज़रूर आने चाहिए, दैट इज़ द सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और इसके अलावा काइटिन। ऑल दीज आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, इससे ज़रूर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अच्छा, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनोसेकेराइड और यहाँ पर होना चाहिए था ओलिगोसेकेराइड, लेकिन यहाँ पर डाइसेकेराइड इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन हो कि ओलिगोसेकेराइड में से कॉमन क्या है, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड जो हैं ये बनते हैं 2 to 10 सेकेराइड यूनिट से। कितने? 2 to 10 सेकेराइड यूनिट से। तो ओलिगोसेकेराइड जो है ये डाइसेकेराइड भी हो सकता है, ट्राइसेकेराइड भी हो सकता है, टेट्रासेकेराइड भी हो सकता है, लेकिन ओलिगोसेकेराइड में से जो सबसे कॉमनेस्ट सेकेराइड हैं वो डाइसेकेराइड हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि डाइसेकेराइड आर द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो है दे आर द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपने स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन को याद रखना है। अब इन तीनों ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कार्बोहाइड्रेट की, इसकी कुछ कंपैरिजन करते हैं। देखें मोनोसेकेराइड जो है, मोनोसेकेराइड इसमें होता है एक सिंगल शुगर या सेकेराइड यूनिट, जबकि ओलिगो या डाइसेकेराइड, चलिए यहाँ पर हम ओलिगो लिख लेते हैं क्योंकि ओलिगो इज़ द मेन क्लासिफिकेशन। ओलिगोसेकेराइड में होता है 2 to 10 सेकेराइड या शुगर यूनिट्स। कितने? 2 to 10 सेकेराइड यूनिट्स। और पॉलीसेकेराइड जो है, पोली का मतलब है मैनी एंड सेकेराइड मीन्स शुगर। तो पॉलीसेकेराइड में होता है मोर देन 10 शुगर या सेकेराइड यूनिट्स। एक डिफरेंस तो ये हो गई। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इस पे कि इन तीनों में से स्वीट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसेकेराइड जो है इट इज़ द स्वीटेस्ट एमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट। इस पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ऑलरेडी भी। मोनोसेकेराइड जो है इट इज़ द स्वीटेस्ट एमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसेकेराइड जो है इट इज़ लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस स्वीट इन टेस्ट, जबकि पॉलीसेकेराइड जो है दीज आर टेस्ट लेस। तो आपको ये ज़रूर आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यू भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सॉल्युबिलिटी पर। तो मोनोसेकेराइड जो है, अब चूंकि ये सिंगल सेकेराइड हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल, जबकि ओलिगोसेकेराइड जो है दे आर लेस सॉल्युबल एंड पॉलीसेकेराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। अब हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जिस पर कई बार क्वेश्चन पड़ा है। देखिए लैक्टोज जो है ये अभी आप लोगों ने पढ़ा है, लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड। क्या? ये डाइसेकेराइड हैं। और डाइसेकेराइड का मतलब ये है कि ये दो मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड से बना है। किससे बना है? एक मोनोसेकेराइड प्लस सेकेंड मोनोसेकेराइड।
अब लेक्टोज जो है ये पाया जाता है किस चीज़ में? लेक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लेक्टोज जो है दे आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये लेक्टोज मिल्क में पाया जाता है और ये बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। इसके अलावा अनदर डाइसेकेराइड जो है वो है सक्रोज। सक्रोज पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। सक्रोज जो है इट इज़ फाउंड इन व्हाट? इन शुगर कैन। और सक्रोज जो है ये बनता है दो मोनोसेकेराइड से, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड इज माल्टोज। क्या? माल्टोज। और माल्टोज जो है इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स। माल्टोज जो है ये बनता है किन दो मोनोसेकेराइड से? ये बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इन तीनों रिएक्शंस में कौन सा एंजाइम यूज होता है? माल्टोज में यूज होता है माल्टेस। इस रिएक्शन में माल्टेस, इसमें एक मिनट, लेक्टोज वाले में लेक्टेस, और सक्रोज वाले में कौन सा यूज होगा? सक्रेस। ये तीनों के तीनों जो है दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, अमीनो एसिड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द डिफरेंस इन देयर। ये वो क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है और इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन और ये एमसीक्यू डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड में होता है एक सेंट्रल कार्बन, जिसे कहते हैं कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और इसके चारों गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। कितने ग्रुप्स? 4 ग्रुप्स। एक होता है कार्बोक्साइल ग्रुप, दूसरा होता है आर ग्रुप, थर्ड होता है हाइड्रोजन ग्रुप। कौन सा? हाइड्रोजन ग्रुप। और चौथा होता है एमाइनो ग्रुप। अब ये जो है ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इस अमीनो एसिड के ये जो 3 कार्बन है ना, यानी एमाइनो, हाइड्रोजन और कार्बोक्साइल, दीज आर कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। जबकि ये जो चौथा ग्रुप है आर ग्रुप, ये वेरिएबल होता है और इसी वजह से एक अमीनो एसिड डिफर करता है दूसरे अमीनो एसिड से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि वन अमीनो एसिड्स मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द डिफरेंस इन देयर, तो आपका जवाब होगा आर ग्रुप, विच इज द वेरिएबल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉन्ड called dash links amino acids in a protein molecule to each other। सवाल में ये पूछा गया है सिंपली कि अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये पाया जाता है एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में। इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है ये एक अमीनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप, जबकि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप, जबकि दूसरे अमीनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है। किस चीज़ के बीच में? एक अमीनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप, जबकि दूसरे अमीनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है। इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आपने मैं जितने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सेकंड चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने रट लेने हैं। आपको ये पता होने चाहिए कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक अमीनो एसिड के कार्बोक्साइल, जबकि दूसरे अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप के बीच में। अच्छा, एक और बात, हमने अभी डाइसेकेराइड्स पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। डाइसेकेराइड में जो बॉन्ड होता है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड हमने पेप्टाइड पढ़ लिया और दूसरा
ग्लाइकोसिडिक। देखिए अगर दो मोनोसेकेराइड कंबाइन हो रहे हैं और वो डाइसेकेराइड बना रहा है तो उनके बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय। देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है ये पूरा जो डिसऑर्डर है इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। असल में सिकल सेल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो आरबीसी का नॉर्मल शेप है डोनट शेप, वो इसमें सिकल शेप हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। कौन सा? ब्लड डिसऑर्डर। और इसमें एक इंडिविजुअल दो एबनॉर्मल जीन्स इनहेरिट कर लेता है फ्रॉम ईच पेरेंट। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड जो है ये रिप्लेस हो जाता है बाय वेलिन। ये क्वेश्चन और ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एन मुमकिन है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस साल केम्युकेट में इससे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि किताब में फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बहुत एग्जाम्पल मेंशन है। देखिए फाइब्रस प्रोटीन जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है दे आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल। क्या? वाटर सॉल्युबल। अब फाइब्रस प्रोटीन की कौन कौन सी एग्जांपल मेंशन है? फाइब्रस प्रोटीन में मेंशन किया गया है केराटिन, जो कि बालों में मौजूद होता है। क्या? केराटिन। इसके अलावा नेल्स और फर और आउटर स्किन में भी मौजूद हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज मायोसिन, जो मौजूद होता है मसल सेल्स में। इसके अलावा जो एग्जांपल मेंशन है वो है कोलेजिन, विच इज़ द मोस्ट abundant प्रोटीन। कोलेजिन जो है इट इज़ द मोस्ट abundant प्रोटीन। क्या? मोस्ट abundant प्रोटीन, लेकिन कहाँ पर? इन द बॉडी। इसके अलावा एनिमल किंगडम में भी, एनिमल वर्ल्ड में भी कोलेजिन सबसे abundant प्रोटीन है, और ह्यूमन बॉडी में सबसे abundant प्रोटीन कोलेजिन है। एंड कोलेजिन इज अ fibrous protein and fibrous protein are insoluble in water। इसके अलावा अगर fibrous protein की एग्जाम्पल की तरफ देखें तो वो क्या है, और ये जो कोलेजिन है ना, ये कोलेजिन, ये इसकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये स्किन में भी प्रेजेंट है, लिगामेंट्स में भी पाया जाता है, टेंडन्स में भी, बोन्स में भी, और कॉर्निया में भी। तो आपको फाइब्रस प्रोटीन के ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, केराटिन, मायोसिन और कोलेजिन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलेजिन जो है इट इज़ द मोस्ट abundant प्रोटीन। अब आते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तरफ। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये वाटर सॉल्युबल है और दूसरा दे आर स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर इन शेप। क्या? स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर इन शेप। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जाम्पल्स में आता है हीमोग्लोबिन, Hb। इसके अलावा एल्ब्यूमिन ऑफ एग, एल्ब्यूमिन ऑफ एग, एंड एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंटीबॉडीज, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वाई लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। एन मुमकिन है कि ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। देखिए लिपिड जो है दे यील्ड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि लिपिड जो है दे कंटेन more carbon hydrogen bonds and less oxygen as compared to carbohydrate। तो इस वजह की इस बुनियाद पर लिपिड contain double amount of energy than carbohydrate। Next point, the most common alkyl glycerol are।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए एकाइल ग्लाइसरॉल में जो सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज ट्राइग्लाइसराइड्स। क्या? ट्राइग्लाइसराइड्स। और ट्राइग्लाइसराइड जो है दे कंटेन वन ग्लाइसरॉल, क्या? वन ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। कितने फैटी एसिड्स? 3 फैटी एसिड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्राइग्लाइसराइड्स में एक ग्लाइसरॉल और कितने फैटी एसिड होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, अब आते हैं फैटी एसिड्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं और ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। देखिए फैटी एसिड्स को यूजुअली डिवाइड किया जाता है इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम कहते हैं कि दे हैव नो डबल बॉन्ड, इनमें कोई डबल बॉन्ड पाया नहीं जाता बिटवीन द कार्बन एटम्स। और आपकी किताब में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल दी गई हैं दैट इज़ पाल्मेटिक एसिड। आपको इस स्लाइड में बहुत से एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, यानी स्टीरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, ल्यूरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ एक पाल्मेटिक एसिड मेंशन है। अब अगर बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम ये कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। इसी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन है, यानी मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसकी एग्जांपल है ओलिक एसिड। ये एग्जांपल आपको आना चाहिए क्योंकि ओलिक एसिड की एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या डबल और मेनी बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, लेकिन ये एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो आपने सिर्फ ओलिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड को याद करना है। इसके अलावा आपको स्टीरिक एसिड का भी पता होना चाहिए कि इट इज़ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डैश आर कंपोज्ड ऑफ वन ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड्स एंड 1 फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल। देखिए अभी हमने पढ़ा कि ट्राइग्लाइसराइड जो है उनमें एक ग्लाइसरॉल जबकि 2 फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये पूछा गया है कि वो कौन सा लिपिड है जिसमें एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड्स और एक फास्फोरिक एसिड होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड्स जबकि एक फॉस्फोरिक एसिड जो लिंक होता है टू अ नाइट्रोजन ग्रुप। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। अब इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फास्फोलिपिड में एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है, एक फास्फोरिक एसिड होता है, लेकिन फैटी एसिड्स कितने होते हैं? और ज़्यादातर स्टूडेंट्स 3 फैटी एसिड्स को करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन द करेक्ट ऑप्शन इज 2 फैटी एसिड्स। देखिए ट्राइग्लाइसराइड को जब फास्फोलिपिड में कन्वर्ट किया जाता है, ट्राइग्लाइसराइड को जब फास्फोलिपिड में कन्वर्ट किया जाता है तो एक फैटी एसिड जो है, एक फैटी एसिड वो रिप्लेस हो जाता है बाय व्हाट? बाय 1 फास्फेट। तो कौन सा लिपिड बन जाता है? इसके नतीजे में बन जाता है फॉस्फोलिपिड। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब ट्राइग्लाइसराइड में एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय 1 फॉस्फेट ग्रुप तो कौन सा लिपिड बनता है? फॉस्फोलिपिड बनता है। ये देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको मजीद 2 और क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच लिपिड डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स। अब ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्राइग्लाइसराइड और फॉस्फोलिपिड्स में फैटी एसिड्स हैं।
ट्राइग्लाइसराइड में 3, जबकि फॉस्फोलिपिड्स में 2 फैटी एसिड्स। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वो कौन से लिपिड्स हैं जिनमें फैटी एसिड्स नहीं पाए जाते। तो इस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि स्टीरॉयड्स और टर्पिनॉइड्स जो हैं, टर्पिनॉइड्स, इन दोनों में कोई फैटी एसिड मौजूद नहीं होता। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ। देखिए, पायरामिडिन और प्यूरिन की जो कंपैरिजन है ये आपको आनी चाहिए। कंपैरिजन से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पायरामिडिन और प्यूरिन जो है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है उनको 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, पायरामिडिन और प्यूरिन। पायरामिडिन जो है दे आर सिंगल रिंग कंपाउंड्स। क्या? दे आर सिंगल रिंग कंपाउंड्स। जबकि प्यूरिन जो है दे आर डबल रिंग कंपाउंड्स। सिंगल रिंग कंपाउंड्स एंड डबल रिंग कंपाउंड्स। प्यूरिन जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू एडिनिन एंड गुआनिन, एडिनिन एंड गुआनिन। जबकि पायरामिडिन जो है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासेल। तो दीज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर MCQs कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है दे मे बी पायरामिडिन और प्यूरिन। पायरामिडिन सिंगल रिंग है, प्यूरिन डबल रिंग है। पायरामिडिन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासेल, जबकि प्यूरिन आर क्लासिफाइड इनटू एडेनिन एंड गुआनिन। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की क्लासिफिकेशन देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स जो है दे मे बी मोनोन्यूक्लियोटाइड, दे मे बी डाइन्यूक्लियोटाइड एंड दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, मोनोन्यूक्लियोटाइड में मज़ीद डिटेल्स नहीं पढ़ते, इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि द मोस्ट कॉमन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज ATP। और डाइन्यूक्लियोटाइड में आपको ये पता होना चाहिए कि डाइन्यूक्लियोटाइड में आपको पता होना चाहिए NADP का, NADP, FAD और NAD का, इन तीनों का। जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपको पता होना चाहिए कि दीज आर DNA एंड RNA। ये एग्जाम्पल्स बस आपको याद होनी चाहिए MCQs के लिए। अब ये तीनों जो है आपसे कोएंजाइम्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तीनों जो है दीज आर कोएंजाइम्स। बट ये कौन से कोएंजाइम्स हैं? वो कोएंजाइम विच आर वाइटामिन इन नेचर, जो वाइटामिन बी के डेरिवेटिव हैं, वाइटामिन इन नेचर। ATP जो है ये भी एक कोएंजाइम है, लेकिन इट इज़ नॉन वाइटामिन इन नेचर, नॉन वाइटामिन इन नेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, the conjugated molecule that is primarily present in egg albumin is। इस पे मैंने बहुत बार बात की है और ये तकरीबन बहुत सारे टेस्ट में ये क्वेश्चन आया है। देखिए, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है ये उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये उन मॉलिक्यूल जो है उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जब आपस में कंबाइन होते हैं, क्या? कार्ब प्लस लिपिड, तो इनसे बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो अब ये देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट की अपनी एक अलग दुनिया है, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जबकि लिपिड एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो ये दो जब कंबाइन होते हैं तो ये हमें ग्लाइकोलिपिड देते हैं, और ग्लाइकोलिपिड इज़ अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो एग एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट हैं, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द एग एल्ब्यूमिन। अच्छा, ये ना सिर्फ एग एल्ब्यूमिन में बल्कि इट इज़
also present in the plasma membrane. ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। क्या है? इंटीग्रल कंपोनेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर। ये जितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, दे आर वेरी मच इनफ फॉर द केमियो टेस्ट। ये सारे पॉइंट्स आपने रिमेंबर करने हैं, इससे इंशाल्लाह आपके बहुत सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।